मैं जिस बात से हमेशा डरा करती थी और अब वही होने की परिस्थिति आ गई है। साहब जी के और मेरे बीच मन मुटाव हो सकता है माँ जी। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तिलोत्तमा नाम की जहरीले जाल में वो फंसे हैं। विशाल बाबू की रक्षा करने के लिए आपने मुझे यहाँ भेजा है। वो तिलोत्तमा अपनी झूठी ममता के जरिए विशाल बाबू के मन में जहर घोल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि सारी जायदाद उस तिलोत्तमा के नाम पे करने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ माँ? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत समझाने के बाद भी विशाल साहब जी समझने की हालत में नहीं है। वो तिलोत्तमा ने विशाल बाबू को मायावी बातों से अपने वश में कर रखा है। माँ जी, जब भी मुझे कोई तकलीफ या कभी भी कोई परेशानी आती है तो आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है और आपने ही मदद की है। इस समस्या के लिए भी आप ही रास्ता दिखाकर इस मुसीबत से अब आप ही हमें बाहर निकाल सकती हैं माँ जी। नैनी, माँ जी, वो तिलोत्तमा मेम साहब जी बहुत चालाक है। उन्होंने इतनी समझदारी से अपने प्यार को हथियार बनाकर उनकी जायदाद अपने नाम करवाना चाह रही है। वो मेम साहब जी से कितना प्यार करते हैं ये आप भी जानती हैं। और अब जायदाद उनके नाम नहीं किया तो वो दुखी हो जाएंगे और अगर कर दिया तो सड़क पर आ जाएंगे। इस मामले को लेकर वो बहुत दुखी हो रहे हैं। मुझसे देखा नहीं जा रहा। और वैसे भी मैं उनको खुश करने की कोशिश में इस घर की इज्जत की नीलामी होने नहीं दूंगी। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ जी। तिलोत्तमा के नाम पे जायदाद कर दो बेटी। देखो नैनी, तिलोत्तमा पीठ पे वार कर सकती है, प्यार से तुम्हारे पास आकर धोखा भी दे सकती है। मेरे विशाल को अपने झूठे प्यार का सहारा देकर उसने इतना कुछ किया है। अगर तुम सारी जायदाद उसके नाम कर दोगी तो विशाल सड़क पे आ जाएगा, पर तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। तुम दोनों मिलजुल कर हमेशा खुश रहोगे। अगर तुम जायदाद उसे नहीं दोगी, विशाल के लिए अच्छा सोचोगी ना, तो विशाल और तुम्हारे बीच दूरियां बढ़ सकती है नैनी। जायदाद से बड़ा पति पत्नी का रिश्ता होता है नैनी। अगर गरीब हो गए तो फिर से तुम दोनों मेहनत करके पैसे कमा सकती हो, लेकिन अगर तुम दोनों के प्यार के बीच में झगड़ा हो गया तो तुम दोनों दूर हो जाओगे, दोबारा कभी करीब नहीं आ सकते। इसीलिए जायदाद उसे दे दो बेटी। ये क्या कह रही है माँ जी? आप भी ऐसा कह रही हैं? ये जरूरी है। मुझे मेरी बहू और बेटी की खुशी चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा करना गलत नहीं होगा। दे दो, सब कुछ उसे दे दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हालात में ये करना ही सही होगा।
नहीं ये क्या है? खाने के लिए आए हैं या किसी मातम का खाना खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे मुस्कुराने से इनकी जायदाद ही छीन जाएगी, इस तरह सोचकर लोग सीरियस बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। What? क्या बात है? सबकी नजर मुझ पर क्यों है? मतलब मेरे मन की बात सबने सुन लिया? वैसे कुछ कहूँ या ना कहूँ, यहाँ की परिस्थिति तो वैसी ही है ना? ए, फालतू बातें करना छोड़ो और चुप रहो। या सासू माँ, स्कूल की बच्ची की तरह साइलेंट होकर मुंह पे उंगली रखकर चुपचाप बैठी रहूंगी, ठीक है? साहब जी, खाना खाइए। बेटा, क्या है ये? पहले सुकून से खाना तो खा लो। विशाल, खाने के बीच में इस तरह से उठना अच्छी बात नहीं है। बैठ जाओ, पहले खाना खाओ। जब अपने ही लोग बदल गए हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे नहीं खाने से क्या ही फर्क पड़ता है। भैया प्लीज भैया, मिलकर खाना खाते हैं, बैठो ना। सॉरी विक्रांत, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। रुक जाओ बेटा, तुम्हें इतने प्यार से समझाने के बाद भी तुम फिर से ये सब कर रहे हो। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, पहले बैठकर खाना खाओ। माँ, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, जब मन में सुकून ना हो तो खाना खाने का मन कैसे करेगा? मैं नहीं खा पाऊंगा माँ। साहब जी, रुकिए। मुझे जाना है, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों जाना चाहते हैं? मुझे भूख नहीं है। मेरे पति के बारे में मैं जानती हूँ। मेरे पति का पेट भरा है या खाली है, मुझे पता नहीं होगा। हाँ, नहीं, मुझे जाने दो। मैं कैसे जाने दूँ साहब जी? असल में आपको मैं क्यों जाने दूंगी? इस तरह आपके खाना छोड़कर जाने से जब उसका कारण मैं बनी हूँ तो दुख होगा, और वो बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं है। साहब जी, मैं केवल सारी उम्र आपको खुशी देने के लिए ही जीना चाहती हूँ। ऐसे में आप इस तरह आप हर पल दुखी होते रहेंगे तो उस दुख को मैं दूर नहीं कर पाऊंगी। मेरे इस घर में आपकी जिंदगी में आने का कोई मतलब नहीं रहेगा साहब जी। मैं आपके मन से ये दुख दूर करने के लिए मुझे जायदाद लिखकर देना होगा। बस इतना ही ना? मैं लिखकर दे दूंगी साहब जी। आपके कहने के मुताबिक जायदाद लिखकर दे दूंगी। सोमवार को है ना? कागजात तैयार करवा लीजिएगा, मैं दस्तखत कर दूंगी। जायदाद लिखकर देने में
तुम्हें किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं है इस बात को मैं तुम्हारी जबान से कहलवाऊंगा। माँ से मैंने वादा किया है। जायदाद लिख कर देने में मुझे किसी भी तरह का ऐतराज नहीं है मेम साहब जी। पता नहीं, अब ठीक से सुनाई नहीं दिया। साहब जी के कहने के मुताबिक जायदाद मैं आपके नाम कर दूंगी। इसमें मुझे किसी भी तरह का ऐतराज नहीं है। सुनाई दिया क्या? या फिर से दोबारा कहूँ मेम साहब जी? अब तुमने इतना साफ साफ कह दिया है तो कैसे सुनाई नहीं देगा? मुझे सुनाई दिया नहीं। वैसे विशाल की जिद की वजह से जायदाद अपने नाम करवाने के लिए मैं मान गई थी, लेकिन ये जायदाद मुझे नहीं चाहिए बेटी। साहब जी, अब तो बैठकर खाना खा लीजिए। बड़े साहब जी, क्या हुआ बड़े साहब जी? मुझे भूख नहीं है बेटी। साहब जी, बड़े साहब जी। साहब जी, दूध पी लीजिए। साहब जी, दूध पी लीजिए। आपके कहने के मुताबिक जायदाद लिखकर देने के लिए मैं मान गई हूँ ना? फिर भी आप इस तरह से उदास क्यों हैं? आप क्या सोच रहे हैं? मेरी पत्नी मुझसे भी कुछ बातें छुपाती है। मुझे पता है कि मेरी पत्नी मुझसे हर बात शेयर करती है। हाँ, वो कोई भी बात मुझसे छुपाती नहीं है। अगर मैं सच कहूं तो उसकी सांसों की आहट को मैं महसूस कर सकता हूं। ऐसी पत्नी मुझसे भी कुछ बातें छुपा सकती है, मैं समझ ही नहीं पाया। साहब जी, आप क्या कह रहे हैं? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने गलती से भी कोई बात आपसे कभी नहीं छुपाई है। मैंने आपसे कोई बात छुपाई है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब जी? हाँ नैनी, तुमने छुपाई है। जायदाद से संबंधित बहुत सारे मामलों को तुमने मुझसे छुपाया है। जायदाद से संबंधित मामला, इसका क्या मतलब है साहब जी? तुम्हें जायदाद का कोई भी लालच नहीं है, सो ऐसे में मेरे पूछते ही तुम्हें साइन करने के लिए मान जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं मानी। मेरा तुमसे झगड़ा करने के बाद भी तुम खामोश थी, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कहा। वैसे तुम्हें जायदाद को लेकर लालच नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर तुम्हें सच में जायदाद की लालच होती तो तुम अभी साइन करने के लिए नहीं मानती। लेकिन माँ के नाम जायदाद लिखने के लिए
तुम मान गई हो, मतलब पहले तुम्हारे मना करने के पीछे, बाद में मानने के पीछे, इस बीच गैप में कुछ तो जरूर हुआ है। बताओ नैनी, पहले तुम क्यों नहीं मान रही थी और बाद में क्यों मान गई? कारण क्या है? तुम्हारा फैसला बदलने के पीछे, तुम्हारे मानने के पीछे क्या कारण है, मुझे बताओ नैनी। कुछ नहीं साहब जी। बड़े साहब जी ने मेरे नाम पूरी जायदाद कर दी है ना। मैं फिर से मेम साहब जी के नाम करने से पहले बड़े साहब जी को ये बात बतानी है। उनकी राय क्या है ये जानना भी तो जरूरी है ना। इसलिए बड़े साहब जी से बात करने के बाद निर्णय लेने के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है साहब जी। जायदाद माँ के नाम करने के लिए डैड मान गए क्या? अगर इसके लिए डैड मान गए होते तो वो डाइनिंग टेबल से इस तरह बिना खाना खाए उठकर नहीं चले जाते। और वैसे तुम्हें जायदाद लिखना पसंद नहीं है, इससे पहले डैड मुझसे ये बात नहीं बताते। और तुम्हारे कहने के अनुसार डैड के फैसले के लिए तुम रुकी होती तो डैड के राय को नजरअंदाज करके तुमने फैसला क्यों लिया है? नैनी, तुम असली मैटर को भूल रही हो। तुम जायदाद लिखोगी ऐसा कहने के बाद ही डैड बिना खाना खाए वहां से चले गए। वैसे तुमने डैड से बात किया है या नहीं, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। देखो नैनी, आखिर तुम मुझसे सच्चाई क्यों नहीं बता रही और तुम मुझसे ये बात क्यों छुपा रही हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है साहब जी। हाँ, मेरी पत्नी को झूठ बोलना भी नहीं आता, ये मुझे समझ आ गया है। नैनी, तुम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कोई ना कोई राज तो है, मुझे समझ आ गया है। वैसे मेरे पूछने पर भी तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी, ये भी मुझे समझ आ गया है। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, वो राज क्या है मैं पता लगा के रहूंगा। कोरोना से मैं मर गया हूँ ये कहकर पेपर में मेरा फोटो छपाए बोलकर सभी परेशान कर रहे थे। उनसे बचने के लिए बस्ती छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। ये कागज यहाँ क्यों है? मुझे लगता है कोई लेटर है। मेरा नाम नयनी है। आपके एक फोन से बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। आपके घर आते ही दया करके एक बार फोन जरूर कीजिए। आपकी इस मदद से बहुत लोगों का भला होगा। आप बिना भूले फोन कीजिएगा। मेरा फोन नंबर। वेणु भैया, दोपहर में कोई लड़की आई थी, बहुत ही मासूम लग रही थी, आपके बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि आप बाहर गए हैं। उसने आपका फोन नंबर मांगा। मैंने कहा कि पता नहीं मुझे। देखने से लगता था कि लड़की किसी प्रॉब्लम में है भाई। प्रॉब्लम क्या है ये मुझे नहीं पता। अगर आप चाहे तो एक बार फोन कर लीजिए। उन्होंने अब तक फोन क्यों नहीं किया? वो अब तक वहां घर नहीं पहुंचे हैं क्या? या फिर वो लेटर कहीं गिर तो नहीं गया होगा? हेलो हेलो मैडम, आप कौन हैं? मेरे दरवाजे पर लेटर क्यों रख कर गई? मेरा नाम नैनी है भैया। मैं आपके फोन का ही इंतजार कर रही थी। आप फोन करेंगे या नहीं ये सोचकर परेशान थी।
अब आपने फोन कर दिया है तो थोड़ी सी परेशानी कम हो गई है। आपका प्रॉब्लम क्या है बहन? मुझसे कई जिंदगियां जुड़ी हैं ऐसा आपने लिखा है उस लेटर में। वैसे आप कौन है मैं नहीं जानता, तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बताती हूँ भैया, जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं आपको समझा दूंगी। मेरी सासू माँ से जब पूछा कि उनके स्वर्गवासी पति कैसे दिखते हैं तो उन्होंने आपकी फोटो दिखाई। अरे बाप रे, ये क्या माजरा है मैडम? अरे उन्होंने मेरा फोटो क्यों दिखाया? वैसे एक दिन मैंने आपको चाय की दुकान पर देखा था। मैं और मेरे पति कार से उतरकर जब तक आपके पास आए तब तक आप वहाँ से चले गए थे भैया। पति का फोटो दिखाने के लिए कहा तो उस मैडम ने मेरा फोटो क्यों दिखाया? और आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बताओ बहन, आखिर मुझे करना क्या है? कुछ नहीं भैया, कल मैं मेरे पति को लेकर आपके घर आना चाहती हूँ। आप मेरी सासू माँ के पति नहीं हैं, बस एक बार कह दीजिए, बस काफी है। अरे मैं जरूर कहूंगा बहन, आपके सामने ही नहीं, किसी भी कोर्ट में बुलाएंगे तो वहां आकर भी मैं गवाही दूंगा। और वैसे भी आपकी सासू माँ मुझे पति कह रही है बात, अगर मेरी पत्नी को पता चली ना तो वो मुझे जान से मार देगी। भैया, कल हम आपके घर आ रहे हैं, आपका फोन नंबर देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है बहन। आज मैंने एक नया नंबर लिया है, वो नंबर जरा आप लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए भैया। 9893। तो बहन, नंबर ठीक से लिख लिया? हाँ, मैंने लिख लिया। मैं अपने फोन से आपको कॉल करूंगी। आज के बाद आप उसी नंबर पर कॉल करिएगा। ठीक है भैया, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति के सामने आप वो सच्चाई बताएंगे तो मैं पूरी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं बहन, मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा, रखता हूँ। अच्छी बात है भैया, रखती हूँ। उस तिलोत्तमा पे भरोसा करके मैंने उसे पनाह दी और उसने मेरे साथ ये किया। बेटी, मेरी बात सुनो नैनी। नहीं नैनी, नैनी, नैनी छोड़ो नैनी। नैनी क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे नैनी, जाने दो उसे, उसकी कोई जरूरत नहीं है नैनी। नैनी, माँ जी, आपकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने का समय अब आ चुका है। हम दोनों की जान बचाने के लिए जायदाद तिलोत्तमा मेम साहब जी के नाम पर आपने करने को कहा, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे पापियों के हाथों में मैं जाने नहीं दूंगी। माँ जी, आपकी जायदाद को मैं बचाऊंगी और साथ में उस तिलोत्तमा के प्रेम के मायावी जाल से साहब जी को मैं बाहर निकालूंगी। एक बेटे से माँ को जुदा करने वाली हत्यारन है वो तिलोत्तमा ही है। ये सच्चाई मैं साहब जी के सामने लेकर आऊंगी। खास करके आपके आखिरी समय में बेटे को याद करके आपने जो दुख सहा है, आपने जो आंसू बहाए हैं, उन सब का बदला साहब जी के जरिए मैं उस तिलोत्तमा से जरूर लूंगी। उसको बर्बाद करके आपकी आत्मा को मैं शांति दिलाऊंगी। माँ जी, इतने दिन साधु के भेष में छिपी हुई वो तिलोत्तमा, उसका असली चेहरा कल ही साहब जी के सामने मैं खोल दूंगी। उस तिलोत्तमा के विनाश का मैंने मुहूर्त तय कर लिया है। माँ जी, विशालाक्षी माँ के आशीर्वाद और आपकी सहायता से मैं ये सब कर पाई हूँ। किसी भी अड़चन के आए बगैर कल मेरा काम आसानी से होने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ जी, कहते हैं गिद्ध के पास बहुत सहनशीलता होती है। मेरे पास उससे भी ज्यादा है। एक नहीं, दो नहीं, 16 साल। पिछले 16 सालों से इस जायदाद का इंतजार कर रही हूँ।
जिस जायदाद के लिए मैंने गायत्री देवी की जान ली है, जिस जायदाद के लिए मैंने इतने सालों से विशाल के सामने नाटक किया है, वो जायदाद और 2 दिन में मेरी मुट्ठी में आने वाली है। क्या हुआ? चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? दुखी हो, घबराई हुई हो या फिर गुस्से में हो? क्यों? दया की भीख मांगने आई हो क्या? कल जायदाद आपकी मुट्ठी में आने के बाद मुझे इस घर से मत निकालिएगा। इसी घर में किसी कोने में रहने दीजिएगा। वैसे भी पहले से इस घर में मेरी नौकरानी की पोस्ट तो है ही, फिर से उस पोस्ट को ज्वाइन कर लूंगी। बर्तन मांजते हुए, पोछा लगाते हुए, जो देंगी वो खा लूंगी। ऐसी भीख मांगने आई हो? परशु को और जैस्मिन को इस घर से निकाल दिया तुमने, मुझे भी इस घर से निकाल दोगी ऐसा कहकर बड़ी ऐंठ रही थी। पर आखिर में क्या हुआ? जायदाद अपने हाथों से मेरे नाम करनी पड़ रही है। अब तो समझ गई ना तुम? मुझसे भीख मांग लेनी चाहिए थी। मुझसे भिड़ना तुम्हें बहुत भारी पड़ गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे होगा बहुत बड़ा हंगामा। तुम बहुत जल्दी देखोगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हंसते रहिए, अच्छे से हंसते रहिए, और भी अच्छे से हंसते रहिए। दरअसल आपको शायद ये बात नहीं पता है, बेचारी, यही आपकी आखिरी हंसी है। क्यों? मेरे दिए हुए शौक से पागल हो गई हो क्या? अपने हाथों से जायदाद मेरे नाम पर लिख दोगी ये कहकर शौक से कहीं तुम्हारे दिमाग की नस तो नहीं फट गई है ना? इसलिए पागलों जैसा बर्ताव कर रही हो? पागलों की तरह नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस घर में आज ही आपका आखिरी दिन होगा। कल मैं आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। आप किसी बस स्टैंड पे या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर बैठी रहेंगी, या फिर शौक से पागल होकर पागल खाने पहुंचेंगी तो भी हैरानी की बात नहीं है। पागलपन ज्यादा हुआ तो आप जिंदा रहेंगी या नहीं ये मैं नहीं जानती। इसलिए आज का एक दिन आपको जो पसंद है सब खा लीजिए, आपकी पसंद के कपड़े पहन लीजिए, एसी ऑन करके आराम से सो जाइए। कल इस समय तक आपके भविष्य को और आपकी जिंदगी को मैं तहस नहस करने वाली हूँ। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें जायदाद देने में तकलीफ हो रही है। मैं समझ सकती हूँ। तुम अपने आप वो जायदाद मेरे नाम करोगी ये तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर बेचारी बहकी बहकी बातें कर रही है। बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, पक्का जो होने वाला है बस वही बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या होने वाला है और क्या करने वाली हो तुम? तुम्हारे बारे में अगर मैं एक सेकंड भी सोचूं तो उसके बाद तुम्हारी हालत क्या होगी ये सोचने के लिए शायद तुम रहोगी भी नहीं। और 2 दिन बाद ये जायदाद मेरी मुट्ठी में होगी। उस दिन से इस घर की महारानी भी मैं और मंत्री भी मैं। चाहे कोई भी आ जाए उसे मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा, और तुम्हें भी। ऐसे में तुम मुझे धक्के मारकर बाहर निकालोगी क्या? वैसे ये तिलोत्तमा तुम्हारा क्या हाल करेगी? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न करे इस डर से ये शहर छोड़कर चली जाओ। ए, निकलो। क्या 2 दिन में जायदाद आपकी मुट्ठी में आएगी क्या? मुझे नहीं लगता, आपको भ्रम हो गया है। साहब जी दुखी हो जाएंगे सोचकर आपके सामने ठीक है कहकर मैं मान गई। वैसे इतनी आसानी से मैं जायदाद लिख दूंगी? बिल्कुल नहीं, एक खाली कटोरा आपके हाथ में दूंगी। ए!
आप चिल्लाकर थक जाएंगी तो भी, बीपी से हार्ट अटैक हो जाएगा तो भी, ये तो पक्की बात है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। चाहिए तो लिख लीजिए। परसों जायदाद का रजिस्ट्रेशन है, मैं देखती हूँ तो मुझे किस तरह से टक्कर देती हो। परसों रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कल ही आपका भांडा फोड़कर आपकी असलियत को साहब जी के सामने लेकर आऊंगी। क्यों? ऐसी बातें करने से मैं डर जाऊंगी ये सोचकर अंधेरे में तीर चला रही हूँ? गिलहरी के चिल्लाने से शेरनी डर जाएगी क्या? तुम जैसे लोग अपनी जिंदगी में मैंने बहुत से देखे हैं। मेरे जैसे लोगों को देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं देखा होगा। झूठ बोलकर धोखा देना, अंधेरे में तीर चलाना, ये आपकी फितरत है। लेकिन मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ, जो करती हूँ वही बोलती हूँ। आपकी असलियत को सामने लाने के लिए मैंने पक्का सबूत इकट्ठा कर लिया है। कल किसी भी वक्त आपके पापों का घड़ा सबके सामने फूट सकता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये पक्का है। इसलिए आज एक दिन अपनी मर्जी के मुताबिक जी लीजिए। तैयार हो जाइए साहब जी के हाथों से धक्के खाकर घर से बाहर जाने के लिए। तैयार रहिएगा। सारी परिस्थितियां मेरे फेवर में हैं, फिर भी ये लड़की इतनी हिम्मत से कह रही है, मतलब मेरे खिलाफ। इसके पास जरूर कोई सबूत होगा। छोटे साहब जी, कहिए भाभी। क्या हुआ छोटे साहब जी, उदास क्यों हैं आप? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बातों को छुपाना जितना आसान नहीं है छोटे साहब जी, दिल के दर्द को छुपाना। देखिए छोटे साहब जी, दर्द हो या समस्या हो, उस बोझ को अकेले ही उठाएंगे तो वो और बढ़ता जाएगा। इसलिए बात करनी चाहिए। आपके दिल की जो भी तकलीफ है इस भाभी को बता सकते हैं। सुमन। सुमन? उसने क्या किया है छोटे साहब जी? सही या गलत समझ में ही नहीं आ रहा है। उसकी भलाई चाहने वालों को वो गलत समझती है, पर उनकी भलाई उसे नहीं दिखती। सच कहूं तो सुमन ने की हुई गलती को मैं कभी भी माफ नहीं करने वाला था, लेकिन बहन की जिंदगी को लेकर आप जो दुख सह रही हैं वो देखकर केवल आपने कहा इसलिए मैंने अपने मन को बदला। मेरे मन में सुमन के लिए जो नफरत थी उसे निकालकर उसके साथ प्यार से रहने का फैसला किया था मैंने। लेकिन सुमन है कि आप मेरे साथ रहने के लिए मान गए तो मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन किसी के कहने की वजह से आप यहाँ आए हैं अपना प्यार दिखाने के लिए। कोई जरूरत नहीं, किसी के कहने की वजह से आपको मेरे साथ जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। उसकी जिंदगी खुशहाल करने के लिए आप कितनी परेशानियां उठा रही हैं, वो आपकी वैल्यू समझ ही नहीं पा रही है। इतनी सीरियस बात कह रहा हूँ और आपको हंसी आ रही है। मेरी बहन की मानसिकता के बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसीलिए इस बात को लेकर आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं। मेरी बहन बचपन से ही अपने आप कभी भी कोई फैसला नहीं ले सकती है, ये सच है। सामने वाले ने इसे ऐसा किया है, इसलिए उनसे बेहतर मुझे क्या करना होगा। हमारे पास वाले इतने अच्छे हैं, इसलिए उनसे भी एक कदम आगे रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस तरह लोगों के बारे में सोचने के अलावा, उनसे तुलना करने के अलावा ऐसा करना सही है या गलत है, ये सोचने की शक्ति उसके अंदर नहीं है छोटे साहब जी। देखिए, मेरी बहन की मानसिकता के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। वो सही रास्ते पर चले और आपका कहना माने, उसके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। बताइए भाभी। हाँ भाभी,
आपकी दी हुई सलाह 100% करेक्ट है। सुमन के मामले को सीरियस लेना छोड़कर ऐसे ही डील करना चाहिए। थैंक्स भाभी। इस घर में आज का दिन आपका आखिरी दिन है। कल जब मैं आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी, तब किसी बस स्टैंड पर या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो शौक से पागल हो जाएं और पागल खाने में जाकर रहेंगे। ये बोतल भी मुझे चिढ़ा रही है कि तेरी जिंदगी भी मेरी तरह खाली हो जाएगी। किस्मत। हाँ कहिए बहन। भैया, मैं नैनी हूँ। मैं अपने पति के साथ कल सुबह 10 या 11 बजे आपके घर आऊंगी। ठीक है ना भैया? कोई बात नहीं, जरूर आइएगा। भैया, आप मेरे पति को सब सच बताएंगे ना? बहन, इस मामले में आप 1% भी डाउट मत कीजिए। उस औरत ने मेरा फोटो दिखाकर मैं उसका पति हूँ ऐसा झूठ बोला है। ऐसा करने के पीछे साजिश है, ये मैं बताऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। रखता हूँ बहन। हाँ ठीक है भैया। एक पानी की बोतल दीजिए। मैडम, वाटर बॉटल। हाँ। ये लीजिए पैसे। चिल्लर नहीं है मैडम। इट्स ओके, कीप द चेंज। वहाँ कोई औरत अपने पति का गलत फोटो दिखा रही है और यहाँ ये औरत 20 की जगह 500 दे गई। यानी औरत सिर्फ डुबाने वाली नहीं होती, आदमी को ऊपर उठाने वाली भी होती है। ये बात 100% सही है। लैंडलाइन नंबर नहीं दीदी, अपने सेलफोन का नंबर बताओ। अगर वो आदमी फ़ोन करने पर कोई दूसरा फ़ोन रिसीव करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? अरे दीदी, आज के ज़माने में मोबाइल के बगैर कौन रहता है? साहब जी एक बार मुझे फ़ोन दिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने खुद ही बोल दिया कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कैसे जाकर साहब जी से फ़ोन मांगूं? साहब जी। बोलो नैनी। साहब जी। क्या हुआ, बोलो। जरा मेरी तरफ देखिए ना साहब जी।
मुझे एक सामान चाहिए। आप मना तो नहीं करेंगे? एक तो तुम कभी कुछ मांगती हो नहीं, और अगर दिया भी तो लेने से बिल्कुल ही मना कर देती हो। तो आज तुम अपने मुंह से कुछ मांग रही हो, तो दिए बिना कैसे रह सकता हूँ? बताओ नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मोबाइल फोन चाहिए साहब जी। क्या? सेल फोन? हाँ साहब जी, मुझे एक सेल फोन चाहिए। तुम्हारे लिए इससे पहले जो फोन खरीदा था वो अभी भी रखा है। 1 सेकेंड। ये लो नैनी, पकड़ो। साहब जी, इससे किसी को कैसे फोन कर सकती हूँ मैं? अगर आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है।